हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद उषा मैम पर। आज हम 8th क्लास का इतिहास का पार्ट नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही सारे जो ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना भी ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी सबसे शक्तिशाली बादशाह थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी पहली लाइन से ही बनेगा कि मुग़ल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था, तो आंसर होगा इसका औरंगज़ेब। ठीक है, उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगज़ेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसे कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। देखिए, ये हमें भी पता है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज यहाँ भारत में पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है ना, उनकी यहाँ पे रहने में या यहाँ के इलाके में कब्जा करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन हम इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि वो इतने बड़े जो हमारा देश भारत था उसके ऊपर उसके स्वामी वो बन बैठे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1600 में भारत में आई थी। ठीक है, और उस टाइम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, और उन्होंने चार्टर अर्थात इजाज़तनामा यानी कि उन्होंने एक इजाज़त हासिल कर ली थी। ठीक है, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। उसने क्या हासिल किया कि जो कंपनी है, कंपनी पूरब से व्यापार करेगी। एक अधिकार का मतलब है कि जहाँ जो पूरब से जो कंपनी व्यापार करेगी सिर्फ इंग्लैंड की कंपनी का ही पूरा अधिकार होगा। ठीक है, इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इंग्लैंड की एक कंपनी यहाँ पे काम करेगी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। देखिए, कॉम्पिटिशन तो इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी किसी कंपनी को यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं मिली थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा में 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ठीक है, यानी कि देखिए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, वो था वास्को डी गामा, जिसने 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते, देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं, ये केप ऑफ गुड होप का रास्ता अफ्रीका की तरफ से होते हैं और फिर यहाँ पे ये भारत में आता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि भारत की जो पुर्तगाली था
वास्को डी गामा, ठीक है। ये कौन से महासागर को पार करते हुए भारत में पहुंचा था? हिंद महासागर को पार करते हुए भारत में वो पहुंचा था, ठीक है। और जो पुर्तगाली थे उन्होंने सबसे पहले अपना ठिकाना कहाँ पे बनाया था? तो उन्होंने गोवा में अपना सबसे पहला ठिकाना बनाया था। 17वीं सदी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। देखिए, जो यूरोप के जितने भी बाजार थे वहाँ पे भारत का जो सूती कपड़ा था, ठीक है, सूती और रेशम कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और इसके अलावा जो भारत के जो मिर्च मसाले हैं उनमें काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, इनकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापक हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें ये कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वो ये की थी आपकी हुगली नदी के किनारे 1665 में, ठीक है। बंगाल में वो अपनी कंपनी शुरू करती है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इन फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाला चीज़ों को रखा जाता था। देखिए, जो लोग काम करते थे, ठीक है, उस जमाने में जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों को क्या बोला जाता था? फैक्टर बोला जाता था, ठीक है। और फैक्ट्री एक जगह थी जहाँ पे निर्यात होने वाली जो चीज़ें थी उनको जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव था कलिकता, जो बाद में कलकत्ता बना, ठीक है। यानी कि कलकत्ता का पुराना नाम देखिए, पहला इसका नाम था कालिकाता, बीच में हुआ कलकत्ता, अब है इसका कोलकाता, ठीक है। यानी कि समय के साथ साथ जो कलकत्ता है इसका भी नाम में परिवर्तन होता रहा है। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो कौन सा मुगल सम्राट था जिससे कंपनी ने बिना टैक्स चुकाए, ठीक है, या बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की इजाज़त मांगी थी? तो वो था औरंगजेब, ठीक है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। अब हम बात करते हैं व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। तो यानी कि बंगाल के शक्ति शासक कौन कौन थे? मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ठीक है।
उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों ने उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। अब हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले के पर कब्जे के लिए उधार का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी ने अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है। दूसरा ये कि कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। ठीक है। तो कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है। और सिराजुद्दौला के खिलाफ किया गया था। ठीक है। और इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और सिराजुद्दौला की हार का जो मेन कारण था वो था जो उसका सेनापति था मीर जाफर की कारगुजारियां। ठीक है। यानी कि जो मीर जाफर था उसके साथ में धोखा दिया था। ठीक है। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। देखिए जो अंग्रेज थे, अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया, जो मीर जाफर को उसको ये कह के बना दिया कि उसको ही अगला नवाब बनाया जाएगा। इसलिए जो मीर जाफर था वो अंग्रेजों के साथ में वो मिल गया था। ठीक है। तो यहाँ से ना कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। ठीक है। जो प्लासी की जो लड़ाई है ये वो एक तरीके से इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये भारत में कंपनी की पहली सबसे बड़ी जीत थी। और प्लासी की जंग के बाद जो सिराजुद्दौला था उसको मार दिया गया और जो मीर जाफर था उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। ठीक है। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसे हटाकर जो मीर कासिम था, मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतें तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी।
कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी कि ये ऐलान किसने किया था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? तो ये ऐलान किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी, उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब तो ये था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली। 1743 में वह इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। ठीक है, 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना तो उसकी दौलत 4,40,11,002 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी और सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपी से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वो कौन सा अंग्रेज अफसर था जिसके ऊपर वहाँ पे इंग्लैंड में भ्रष्टाचार का उस पर केस चला था। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने, और यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आत्महत्या किसने की, तो आत्महत्या भी रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट के उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों, सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों, कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब बात करते हैं कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया था। यानी कि देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कभी सीधे मतलब सैनिक हमला नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने कूटनीति अपनाई। ठीक है, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। ठीक है, देखिए, जो सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि ये थी कि जो भी रियासत
अंग्रेजों की बात को मान लेती थी, ठीक है, तो उनको अपने स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था, लेकिन उसे कंपनी की तरफ से उसे क्या सिक्योरिटी, उसे सुरक्षा मिलती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी, ठीक है। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए, ठीक है। तो यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि जो सहायक संधि थी उसमें भारत का कौन सा राज्य था जिसको पहले वहाँ से ले लिया गया था, तो वो था आपका अवध, ठीक है। अवध को सबसे पहले सहायक संधि के उसमें मिलाया गया था। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली 1761 से 1782, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782-1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी था। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, ठीक है। जो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग, जो चौथी लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी, उसमें श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है। और इस श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी जंग थी इसमें कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का जो राजकाज था वो पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, ठीक है। और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, यानी मैसूर को भी अंग्रेजों ने अपने साथ में मिला लिया था। अब हम बात करते हैं मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पूर्ण सत्ता का केंद्र था। महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध सालबाई 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, ठीक है। अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, 1782 में हुई थी। और कौन सी संधि हुई थी, तो उसमें हुई थी सालबाई की संधि, जिसमें कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया था, ठीक है। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803-1805 में हुआ था और ये कई मोर्चों पर लड़ा गया था। और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले गए, ठीक है। अंततः 1817-1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई, ठीक है। तो मराठों की सत्ता कब समाप्त हुई थी, तो तीसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था इसमें जो मराठों की सत्ता थी उसको खत्म कर दिया गया और पेशवा जो थे, ठीक है, पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया, ठीक है। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, ठीक है। तो यानी देखिए, जो दक्षिण में जो मराठे थे उनको भी अंग्रेजों ने लड़ाइयाँ करके ही उनको भी अपनी कंपनी उस सारे इलाके पर उनका नियंत्रण हो गया था। अब हम बात करते हैं सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है। यानी कि कंपनी सब कुछ अपना ही चाहती थी। वो कहती कि जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, ठीक है। और यानी कि जो हमारा दावा है वही सब सही है।
और इसलिए उनकी जो दावे हैं वो भारतीय राज्यों से ऊपर हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर जिसे आज हम कर्नाटक कहते हैं उसको पहले कित्तूर बोला जाता था, ठीक है, एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो वहाँ की रानी थी उस टाइम में रानी चेन्नम्मा। उसने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया। 1843 में सिंधु भी कब्जे में आ गया। उसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विलय नीति थी, विलय नीति को किसने लागू किया था? वो क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। ठीक है, इसको विलय नीति या राज्य हड़प नीति का मतलब एक ही है। तो इसमें राज्य हड़प नीति में यही होता था कि अगर किसी शासक के यहाँ पे कोई पुरुष वारिस नहीं है तो जो उसकी रियासत है उसको उस पर कंपनी का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको राज्य हड़प नीति भी बोला जाता था। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई, जैसे सबसे पहले सतारा। ठीक है, तो विलय नीति या राज्य हड़प नीति में सबसे पहले जो स्टेट गया था वो था आपका सतारा। फिर उसके बाद संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, तो इनकी राज्य हड़प नीति में आखिरी में आने वाली रियासत कौन सी थी? वो थी अवध। पहली थी सतारा और आखिर थी अवध। ठीक है, इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब को कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा बड़ा उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अब हम बात करते हैं नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो अगर बात होती ना कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह भी थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हॉलैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत
सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का न्याय केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। अब बात करते हैं कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाके में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ाई लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं पर ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की वजह सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन में और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के निष्कर्ष की। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। अब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन उसने नए नए तरीके अपना कर जो भारत का जो भूभाग था, जो भारत की जमीन थी, उसके ऊपर भी अपना प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था और इस तरीके से वो पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बीच में चैप्टर के बताए भी हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।